वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल ABST के एक पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय पार्ट एवं CPM के अंतर्गत तंत्र चित्र की रचना एवं इसके उदाहरण के आधार पर हम बात करेंगे तंत्र चित्र की रचना अपन कैसे करें। तो अपन देखते हैं, आइए। आपके स्क्रीन पर यह एक उदाहरण लिखा है। एक बार हम पहले उदाहरण पढ़ते हैं और फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। उदाहरण है, एक परियोजना से संबंधित निम्न सूचना उपलब्ध है। तंत्र चित्र का निर्माण कीजिए तथा क्रांतिक पथ का निर्धारण कीजिए। यानी आपको एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है इन सूचनाओं से और क्रिटिकल पथ बताना है, वे कौन सा पथ जो है वो क्रिटिकल पथ होगा। कोष्टक के अंदर क्रियाओं के समय दिए हुए हैं। हर एक क्रिया के साथ, नाम के साथ जो कोष्टक में कुछ संख्याएं लिखी हैं, आप नीचे देखेंगे, वह उस क्रिया का ड्यूरेशन है, कितना समय उस काम को करने में लगेगा। तो देखें, दिया है, दो कॉलम है। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट कैन स्टार्ट। यानी दो चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। एक तो पहले कॉलम में यह क्रिया पूर्ण होनी चाहिए बिफोर इट कैन स्टार्ट, और अगली कॉलम में लिखा है कि भाई ये सी, जैसे पहले नंबर पर लिखा है बिफोर इट कैन स्टार्ट, यानी सी को स्टार्ट करने से पहले एक क्रिया जो है पूर्ण होनी चाहिए। और एक क्रिया का ड्यूरेशन आपको क्वेश्चन में दिया है 30 दिन दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है कि बी क्रिया जो है वो 7 दिन की है, वह पूर्ण होनी चाहिए, तब जाकर के ही डी स्टार्ट होगा। इसी तरीके से बी क्रिया पूर्ण होनी चाहिए, तभी आपका जी स्टार्ट होगा। बी क्रिया के बाद ही आपका के स्टार्ट होगा। इस तरीके से आगे आप देखें, सी 10 दिन इसकी पीरियड है, यह पूर्ण होना चाहिए जब आपका जो है डी स्टार्ट होगा। सी पूर्ण होनी चाहिए तो जी स्टार्ट होगी। डी जो 14 दिन की एक्टिविटी है पूर्ण होनी चाहिए तो आपकी ई स्टार्ट होगी। ई 10 डेज की है जो आपके ऐप के स्टार्ट होने से पूर्ण होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ऊपर एफ का पीरियड जो है 7 डेज का है, जो कि एच के स्टार्ट होने से पहले एफ पूरा होना ज़रूरी है। फिर एफ आई के स्टार्ट होने से पहले भी एफ पूरा होना ज़रूरी है, और एल के स्टार्ट होने से पहले भी एफ जो है पूरा होना ज़रूरी है। जी एक्टिविटी है जिसका पीरियड 21 डेज, और आई के स्टार्ट होने से पहले जी पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका जी, एल के स्टार्ट होने से पहले जी जो है वह पूरा होना चाहिए। देन फिर आपका है एच 7 डेज की है, जे को स्टार्ट होने से पहले एच का पूरा होना जरूरी है, और जे एक्टिविटी जो है उसका पीरियड है 15 डेज। फिर आगे जे से पहले आई को भी पूरा होना जरूरी है, और आई का पीरियड है 12 डेज। और इसके बाद फिर आपको दे रखा है एल, जो 15 डेज का पीरियड है एल का, और उससे पहले के पूरा होना ज़रूरी है, और के का पीरियड आपको दिया हुआ है 30 डेज का। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन जो है हमने इसको एक बार पढ़ा आपके सामने, आपने देखा। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम इसके हल की बात करते हैं। तो देखिए, चूँकि इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, क्रियाओं के नाम दिए हुए हैं, और पूर्ववर्ती क्रिया जो है और उसके जो अगली क्रिया जिसको स्टार्ट होने से पहले जो है वह पूरी होनी ज़रूरी थी। तो इस क्वेश्चन में दी गई सूचना के आधार पर सबसे पहले हम पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्रियाओं के रूप में हम निम्नानुसार इसको प्रदर्शित करेंगे। निम्नानुसार प्रदर्शित करेंगे तो हमने बिल्कुल क्रम से लिखा, भाई ए से लेकर के, और जो है इस क्वेश्चन में आपके ए से लेकर के एल तक की क्रियाएं आपके यहाँ पर दे रखी हैं। ए से एल आप देखें, ये ए से शुरू है और एल तक जा रहा है, तो हमने क्रम से लिख ली। 2 कॉलम में पहला क्रिया, दूसरा पूर्ववर्ती क्रिया। क्रिया में क्रम से लिख दिया A B C D E F
GHIJKL। और इनका पीरियड जो क्वेश्चन फिगर में जिसके आगे साथ जो ब्रैकेट में ड्यूरेशन दिया हुआ है वह ड्यूरेशन हमने यहाँ पर इसका मार्क कर दिया A13, B7, C10 और D14, E10, F7, G21, H7, I12, J15, K30 और L15। अब प्रश्न आता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है उस तरीके से उसके आधार पर हम यहाँ पूर्ववर्ती क्रिया का नाम लिख रहे हैं। तो आपको मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया था, आप उस क्वेश्चन को उसका एक बार नोट डाउन करके और जो है उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद में आप इनकी पूर्ववर्ती क्रिया मार्क कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा हम आप ले रहे हैं सेकंड वाले कॉलम और पहले वाले कॉलम के साथ हम यहाँ मार्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा बिफोर इट कैन स्टार्ट सी, जैसे सी के स्टार्ट होने से पहले ए का पूरा होना जरूरी है। तो हमने सी मेन एक्टिविटीज़ के आगे पूर्ववर्ती उसकी क्रिया हो गई ए, तो सी के आगे हमने लिख दिया ए। अगली दे रखा था भाई डी से पहले बी पूरा होना जरूरी है, तो डी एक्टिविटीज़ के आगे लिख दिया बी। उसके बाद उस कॉलम में क्वेश्चन फिगर के आधार पर ही मैं पढ़ रहा हूँ, इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन करके देखेंगे तो अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। फिर वो कहते हैं जी से पहले बी का पूरा होना जरूरी है, तो इधर आपका जी 21 दिन की एक्टिविटी, उसके आगे हमने पूर्ववर्ती क्रिया हो गई बी। के से पहले बी का जरूरी है, तो ये नीचे आप देखेंगे के जो है इस के आगे भी बी का पूरा होना ज़रूरी है, ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद में है डी से पहले सी, तो डी के आगे बी तो पहले बोल दिया था, अब सी भी कहता है तो कॉमा करके हमने सी लिख दिया। फिर जी से पहले सी, ऊपर जी है, जी के आगे बी भी लिखा हुआ था, पहले बता दिया था, अब सी कह रहा है तो सी भी लिख दिया। फिर वो कहते हैं ई से पहले डी, तो ई एक्टिविटीज़ जो आप देखेंगे उससे पहले डी जो है वह है उसका पूर्ववर्ती क्रिया हो जाएगी। फिर वो कहते हैं एफ की ई, एफ जो है उसकी पूर्ववर्ती क्रिया ई। फिर एच की पूर्ववर्ती क्रिया आपको क्वेश्चन फिगर में दे रखी है एच, तो एफ की पूर्ववर्ती क्रिया एच। आई की एफ, तो आई की एफ पूर्ववर्ती क्रिया हो गई एफ, और एल की भी एफ दे रखी है। तो नीचे जब आप देखेंगे यह आपकी एल है, इस एल की पूर्ववर्ती क्रिया जो है वो हमने एफ लिख दी एक बार। फिर अगेन आई की पूर्ववर्ती क्रिया जे और बताई, तो ये आई की पूर्ववर्ती क्रिया एफ तो हमने पहले लिख दी, अब उन्होंने आई की जी बताई है, जी को भी लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद वो कहते हैं एल की पूर्ववर्ती क्रिया है जी, तो एल की एफ तो पूर्व में बता चुके हैं, अब जी कह रहा है तो एफ का कॉमा लगा के हमने जी लिख दिया। इसके बाद वो कहते हैं जे की पूर्ववर्ती क्रिया है एच, तो जे के आगे हमने एच लिख दिया। फिर कहते हैं जे की आई, तो फिर कॉमा करके आई भी लिख दिया। और के की एल, तो एल की के, तो एल की के भी बताया, तो एफ जी पहले बताए और के बताया तो के लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमने हमारे इस क्वेश्चन को तंत्र चित्र बनाने में हमें सुविधा रहे, इस दृष्टि से क्रिया और पूर्ववर्ती क्रिया के रूप में एक व्यवस्थित रूप से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको देखने के बाद बड़ा सीधा सा है कि ए और बी की कोई पूर्ववर्ती क्रिया नहीं है। तो पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में आपको जैसा मैंने बताया कि यदि किसी क्रिया की कोई पूर्ववर्ती क्रिया नहीं है तो ऐसी एक या एक से अधिक क्रिया जो हैं वो प्रथम घटना नंबर 1 सीरियल नंबर जब उनका अंकन करेंगे 1 2 3 4, तो पहला नोड जो है, जो पहली घटना है उससे पूर्व में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से वो सारी क्रियाएं जिनकी पूर्ववर्ती क्रिया कोई नहीं है शुरू होंगी। तो यहाँ इस तरीके से हम तंत्र चित्र बनाएंगे इस आधार पर, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि पहले नोड से 2 क्रियाएँ ए और बी शुरू हो जाएंगी और सी शुरू होगी ए से। तो जैसे हम ए क्रिया को दर्शाएंगे पहले नोड से और एक तीर लगा करके बना देंगे, दूसरा नोड डाल देंगे वहाँ पे, तो दूसरे नोड से यानी ए क्रिया पूर्ण हो गई दूसरे नोड पे, तो वहाँ से सी शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसका तंत्र चित्र जो है बनाएंगे। आइए अपन अब इसके तंत्र चित्र को देखें। ये फिगर आप चाहें तो पेन कॉपी पे लिख सकते हैं, जिससे कि आगे जब तंत्र चित्र, चूंकि अब क्रम से उसको बनाना संभव नहीं है, बना हुआ है, हम इसके आधार पर उसकी व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि तंत्र चित्र बनाना है। अभी हमने क्वेश्चन में दी हुई फिगर से, क्वेश्चन में दी हुई सूचना से क्रिया और उसकी पूर्ववर्ती क्रिया के रूप में उसको हमने अरेंज किया था। तो उस सूचनाओं को मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन पे पेन कॉपी पर लिख करके फिर आप आगे समझ सकते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है कि भाई ए की पूर्ववर्ती क्रिया डैश,
बी की पूर्ववर्ती क्रिया डैश, और मैंने कहा था कि भाई ए और बी जो है इनकी कोई पूर्ववर्ती क्रिया नहीं है, तो ऐसी सारी घटनाएं, ऐसी सारी क्रियाएं, वो प्रथम घटना, पहली घटना नंबर हमने अंकन कर दिया, 1 से शुरू होंगी, तो 1 से हमने ऊपर लगाया ए और 1 से नीचे की क्रिया बना दी बी। फिर वो कहते हैं सी शुरू होगा ए से, तो हमने ए एक्टिविटी दूसरे नोड पे जाके हमने पूरा की, तो दूसरा नंबर डाल दिया, तो उसके आगे हमने सी एक्टिविटी को दिखा दिया है और इसके आगे हमने नोट डाल दिया 4, 2 से 4 हो गई है सी एक्टिविटी। और फिर वो आगे आपसे कहते हैं कि भाई जो डी क्रिया है, डी क्रिया बी और सी से शुरू होगी, डी क्रिया बी और सी से शुरू होनी है। अब बी तो नीचे पड़ी है और सी ऊपर है, चूंकि ए के बाद शुरू हो रही है, तो अब बी और सी कैसे मिलाएं हम मोड़ के, जैसे आपको पूर्व में बताया था कि क्रियाओं को गोलाकार या बेंड करती हुई रेखाओं में नहीं दिखाया जाता है, उनको सीधी रेखा में दिखाया जाएगा। तो लिहाजा हमने बी पॉइंट से तीसरे नोड से चौथे नोड तक एक डमी एक्टिविटी, डमी क्रिया क्यों बनाई, क्योंकि हमारे तंत्र चित्र की जो आवश्यकता है वो ये है बी और सी का मिलान जरूरी है, तो इसके लिए हमने डमी एक्टिविटी बनाई, डॉट डॉट लाइन, खंडित तीरयुक्त रेखा के रूप में इसको बना दिया, और मैंने अलग से इस रंग में आप दिख रहा है आपको लाल रंग से दिख रखा है, यानी कहने का मतलब है ये डमी लाइन है। तो अब ये बी और सी यहाँ मिल गए, और बी और सी मिल गए तो उसके मिलन बिंदु से आपकी डी शुरू हो रही है, तो हमने डी को ऊपर बढ़ा दिया, डी एक्टिविटी। तो घटना चौथी से 5वीं घटना के बीच की जो क्रिया है या डी क्रिया है, चूंकि बी और सी के मिलन से शुरू हो रही है, तो लिहाजा ये हो गई आपकी। इसके बाद में ई डी से शुरू हो रही है और डी खत्म हो रही है 5वीं घटना पर, और डी जब 5वीं घटना पर खत्म हो रही है तो उसके आगे हमने 5 से 6 के बीच में ई क्रिया दिखा दी है, और ये छठी घटना तक पहुंच गई है, 6वें नोड तक पहुंच गई। इसके बाद में एफ जो है वो ई से शुरू हो रहा है, तो फिर हमने ई 6वें नोड पर पूरी हुई, तो 6वें नोड से 7वें नोड पर हमने एफ को क्रिया को दर्शा दिया। ठीक है, ये 6 से 7 नोड पर चली गई एफ क्रिया, चूंकि एफ क्रिया ई के पूर्ण होने के बाद शुरू हो रही है। इसके बाद फिर एक एक्टिविटी दिखाई जी, और जी एक्टिविटी के बारे में कह रहे हैं कि ये जी एक्टिविटी बी और सी से शुरू होनी है। जिस तरह से बी और सी के मिलन बिंदु पर, यानी चौथे नोड पर बी और सी मिल रहे हैं, वहाँ से हमने डी शुरू किया, तो उसी बी और सी के मिलन बिंदु से हमें जी शुरू करनी है, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा हमने चौथे नोड से एक क्रिया हमने यहाँ बीच में लाके छोड़ी 8वें नोड पर, और ये जी एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये बी से शुरू होनी है। इसके बाद में आता है एच एक्टिविटी, और एच एक्टिविटी एफ से शुरू होनी है। तो जहाँ हमारा एफ पूरा हुआ, वहाँ से आगे हमने एक सीधी तीर युक्त रेखा बनाई जो 7वें घटना से लेके 9वें नोड तक जा रही है, यानी एफ के बाद शुरू हो रही है, तो वो एच एक्टिविटी को हमने दिखा दिया। इसके बाद बात आती है आई एक्टिविटी, और आई एक्टिविटी के बारे में कहते हैं कि आई की पूर्ववर्ती क्रिया जो हमने अभी तक बना चुके हैं हम लोग, उसमें वो बताते हैं आई शुरू होगी एफ और जी से। अब प्रश्न आता है, एफ तो ऊपर चल रही है, आप जब चित्र को बनाओगे व्यावहारिक रूप से तो 7वें नोड पर एफ खत्म हुई और एफ के भी आगे हमने एच बना ली, और जी एक्टिविटी नीचे पड़ी है, और एफ और जी को मिलन से आई शुरू होगी, तो लिहाजा हमें एफ से एक डमी एक्टिविटी, चूंकि एफ और जी का मिलान कराना है, इसलिए हमने इसको खंडित तीर युक्त रेखा बनाई, डमी एक्टिविटी, जो 7वें नोड से चल के हमारे 8वें नोड पर आई, और ये इसका मिलन बिंदु हो गया एफ और जी का। और एफ और जी के मिलन बिंदु से, दोनों के मिलने का जो पॉइंट है, उससे 8वें नोड से हमने आई एक्टिविटी को बना दिया, और ये आई एक्टिविटी हो गई। चूंकि आगे वो ये कहते हैं कि भाई जे एक्टिविटी वहाँ से शुरू होगी जहाँ एच और आई मिल रहे हैं, इसलिए चूंकि एच हम पहले बना चुके थे, तो हमने आई की रेखा का डायरेक्शन उसी नोड पर रखा, 9वें नोड पर रखा। चूंकि जे एक्टिविटी एच और आई से शुरू होनी है, तो इसलिए एच तो पहले पूरा कर दिया, और आई को भी 9वें नोड पर ले जाके हम पूरा कर देंगे, और ये एच और आई का मिलन बिंदु बना आपका 9वां नोड। और एच और आई के मिलन से शुरू होनी है जे, तो हमने जे घटना बना दी, 9 से 11 वाली जे घटना हो गई। इसके नीचे फिर एक बात आती है के, और के एक्टिविटी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है बी, तो बी हमारी
चूंकि चौथे नोड पे तो बी और सी दोनों मिल रहे हैं, लेकिन तीसरे नोड पर वास्तव में देखें तो अकेली बी घटना पूरी हो रही है, और जहां बी पूरी हो रही है वहां से हमारी क्रिया शुरू होगी के। लिहाजा हमने इस के एक्टिविटी को बी तीसरे नोड से लेके 10वें नोड तक लाए, और 10वें नोड पर ला करके हमने इसको छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि एक क्रिया और आपकी है जिसका आपको जो है कांस्टेंट दिया हुआ था कि भाई एल एक्टिविटी एफ जी और के से शुरू होगी। 8वें नोड की स्थिति है कि जी थी और एफ को हम नीचे ले आए डमी एक्टिविटीज के माध्यम से, तो एफ और जी का मिलन बिंदु तो हो गया 8वें नोड पर, और एल शुरू होगी एफ जी और के। तो के तो अभी सीधी रेखा के रूप में हमारे 10वें नोड पर पड़ी है, तो यहाँ पे तो अभी तो केवल के है, और एफ और जी का मिलन बिंदु 8वें नोड पर, तो लिहाजा 8वें नोड से फिर हमने एक 10वें नोड के लिए एक सीधी रेखा खींची, सीधी नहीं, खंडित तीर युक्त रेखा जो है हम खींचेंगे, और ये डमी रेखा हमने खींच दी। तो अब ये 10वें नोड पर एफ जी और के तीनों का मिलन बिंदु हो गया, इसके आगे हमने एल बना दिया और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब प्रश्न आता है, उधर तो 9वें से नोड से जे एक्टिविटी चल रही है, इधर 10वें नोड से के एल एक्टिविटी चल रही है, और कुछ नहीं है, तो हमने एक लास्ट नोड बना दिया 11वां, और इन दोनों क्रियाओं को वहाँ जा कर के हमने जो है वह मिला दिया, दोनों क्रियाओं को यहाँ मिला दिया, और ये अंतिम घटना हो गई आपकी 11वीं घटना हो गई। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी तंत्र चित्र किसी एक घटना से शुरू होगा, पहली घटना से शुरू होगा, पहले नोड से शुरू होगा, और किसी अंतिम एक ही घटना पर एक नोड पर जाके समाप्त होगा। तो ये लास्ट की दोनों क्रियाओं को हमने एक नोड बनाया 11वां, उस पर जाकर के दोनों को मिला दिया, क्वेश्चन हमारा पूर्ण हो गया। तो ये तो बना आपका तंत्र चित्र। अब आपसे एक चीज़ पूछा था, भाई चरम पथ ज्ञात कीजिए। चरम पथ चूंकि यहाँ लिखा नहीं है, मैं जबानी बताता हूँ। हम कल जैसे मैंने कहा पथ का मतलब यह है कि किसी भी तंत्र चित्र में प्रथम घटना से, प्रथम घटना है 1, अंतिम घटना तक, अंतिम घटना है 11, तो प्रथम घटना से अंतिम घटना तक जाने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, और हर एक मार्ग की अवधि अलग अलग होगी। और किसी भी मार्ग की अवधि क्या होगी कि उस पथ में आने वाली, सम्मिलित होने वाली क्रियाओं की जो अवधि है उनका योग ही उस पथ की अवधि होती है। तो लिहाजा चरम पथ क्या होगा? तो प्रथम घटना से अंतिम घटना तक जाने वाले विभिन्न मार्गों में से जिस मार्ग की अवधि सबसे अधिक होगी, सर्वाधिक अवधि वाला जो मार्ग होगा, वह मार्ग जो है वह आपका चरम पथ, क्रिटिकल पथ होगा। यहाँ बिल्कुल सीधी सीधी बात करूँ मैं, कुछ पथ आपको बताऊँ, आप लोग पेन कॉपी पर लिखेंगे, लिख करके उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, पहली से 1 से 2 ये एक एक्टिविटी हो गई, 2 से 4 दूसरी एक्टिविटी हो गई, 4 से 5 तीसरी, 5 से 6 चौथी, 6 से 7 नेक्स्ट, 7 से 9 और 9 से 11, एक बिल्कुल ऊपर ऊपर का एक मार्ग हो गया ये। दूसरा मार्ग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब 7 से हम ऊपर होकर तो पहले चले गए थे, अब हम 7 से आते हैं 8, और 8 से फिर हम ऊपर घूम जाते हैं 8 से 9 और 9 से 11, ये एक दूसरा पथ हो गया आपका। इसी तरीके से फिर तीसरा पथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। अब 7 से 8 के बाद में फिर ये 8 से 10 और 10 से 11, यह एक तीसरा पथ हो गया। इस पथ की अवधि अगर हम काउंट करें तो 1 से 2 30, 2 से 4 10, तो 30 10 40, 4 से 5 14, 40 और 14 54, और 5 से 6 10, 54 10 64, 6 से 7 64 7 71, और 7 से 8 0। 1 मिनट जरा से ऊपर वाली अवधि को काउंट कर रहे हैं, पहले वाली पथ की को, 64 7 71, 8वें पॉइंट तक 71 से 8 से 9 71 और 2 73 10 83, और 83 और 9 से 11 83 और 15 98। इस तरीके से यहाँ जो है ये जो पथ है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 11, इसकी अवधि 98 डेज है।
और बाकी के जो पथ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से पथ इसमें लिख रहे हैं, उनकी अवधि आप जोड़ लें तो लिहाजा सबसे लंबी अवधि का पथ यही है। अर्थात इस प्रकार चरम पथ जो है उसकी अवधि यहाँ पर हो जाएगी 98 दिन। तो बात कर रहा था और पथों की, तो एक पथ आपका ये हो सकता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से सीधे 8 आए, 8 से ऊपर 9, 9 से 11, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 11। इस तरीके से ये पथ हो गए। अब जरा हम नीचे की तरफ चलें, 1 से 3, 3 से 4। अब 3 से 4 के बाद में वही ऊपर घूम करके पहले 3-4 मार्ग बने थे वही के वही मार्ग बना लें। एक मार्ग ये हो सकता है लास्ट में 1 से 3, 3 से 10 और 10 से 11। लेकिन आप ध्यान रखेंगे सारे पथों की अवधि अलग अलग पथ लिख करके जो पहली घटना से शुरू होकर अंतिम घटना तक जाने के जो विभिन्न रास्ते हैं, उन विभिन्न रास्तों में पड़ने वाली क्रियाओं की अवधियों का योग करें, वह उस पथ की अवधि होगी। और उस पथ की विभिन्न पथों की अवधियों में से जिस पथ की अवधि सर्वाधिक होगी वही आपका जो है वह चरम पथ होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ चरम पथ की अवधि 98 दिन है। आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।